Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the profit and loss account of the sole proprietorship, or we also studied about the operating profit. Today, we are going to study the next part of financial statement, that is balance sheet. Balance sheet is a statement which shows our financial position on the basis of various types of assets and liabilities, means fixed assets or current assets, long-term liabilities and short-term liabilities, and it also explain our short-term or long-term solvency positions. तो जो बैलेंस शीट होती है उसके हमारे कई बेनिफिट्स होते हैं, कई सारे उसके फीचर्स होते हैं जो मैं आपको पीपीटी स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दो नहीं होती है, यहाँ पर लायबिलिटीज और असेट साइड होती है। तो देखिए ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, तो यहाँ पर आप वो डेट मेंशन करेंगे जो डेट, जिस डेट को आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। मींस अगर आप 31 मार्च 2020 को ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2020 मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो हमारी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लायबिलिटीज बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम असेट्स बोलते हैं। जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो असेट्स वाली साइड में शो कराई जाती हैं, और जो भी हमारे डेब्ट्स हैं या जो पेबल अमाउंट्स हैं वो लायबिलिटी साइड शो कराए जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग करते हैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल से, यानी जो अमाउंट हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट हम यहां पर शो करते हैं। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया था उससे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, तो नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल की वैल्यू में ऐड कर लेते हैं। मैंने आपको काउंटिंग इक्वेशन बताया भी था कि प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट कैपिटल में हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर हमको लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मींस नेट लॉस है, तो नेट लॉस की वैल्यू फिर हम कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। यानी प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे और अगर लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। इसके अलावा ड्रॉइंग, यानी जो पर्सनल एक्सपेंस होता है, हमने जो गुड्स या कैश विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो ड्रॉइंग के नेम से उसे भी कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल को ड्रॉइंग रिड्यूस करती है। इसके अलावा इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस होता है। सेम एज इट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम कैपिटल की वैल्यू में से डिडक्ट कर लेंगे और जो फाइनल फिगर आएगी उसे हम बाहर शो कराएंगे। तो ये कैपिटल का ट्रीटमेंट है। मींस इसमें आप कैपिटल में आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है या नेट लॉस हुआ है तो माइनस करना है। इसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, इसको आपको डिडक्ट करना है और जो फाइनल फिगर आएगी वो अमाउंट वाले कॉलम में आप बाहर की साइड लिखेंगे। देन जो भी आपकी पेबल अमाउंट्स हैं जो आपको आउटसाइडर्स को पे करने हैं, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट आपने बैंक से कर लिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। इसके अलावा बैंक लोन, अगर आपने लोन लिया है या अदर एनी लोन जो किसी भी नेम से आपको मेंशन कर रखा हो, तो वो भी आप यहां पर शो कराएंगे। मींस जो भी आपकी पेबल अमाउंट्स हैं वो सब आपको यहां पर शो करते हैं। इसके अलावा बिल्स पेबल भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड, वो भी आप यहां पर शो कराएंगे। और अनअर्न्ड इनकम मींस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपके लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि उसकी वर्क करने की रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है। तो ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड में आएंगी। अब हम आ जाते हैं असेट साइड में। तो असेट साइड में हम पहले करंट असेट्स को लिखेंगे, जिसमें जैसे कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस कितना है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा दो स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा आता है ट्रेडिंग के डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आता है और बैलेंस शीट की असेट साइड भी आता है। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्रूड इनकम मींस इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो भी यहां पे शो कराई जाएगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और वी कैन से करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी यहां पर शो कराए जाएंगे। अब फिक्स असेट्स जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन्स है, मोटर व्हीकल है, इसके अलावा पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, प्रीमिसेस,
ये सारी चीजें जो फिक्स नेचर की एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, वो भी आप इस साइड को शो कराएंगे। अब इन लास्ट आप क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, दोनों साइड का आप टोटल लगाएंगे, एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, यानी जितनी लायबिलिटीज हैं उतनी ही आपकी एसेट साइड का टोटल भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में दिखाया भी था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, यानी कैपिटल और ये लायबिलिटीज अगर ऐड कर दें तो ये असेट्स के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है बैलेंस शीट का, ये फॉर्मेट है। चलिए अब इसका एक हम पीपीटी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इनके फीचर्स, ड्रॉबैक और एडवांटेजेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। Good morning, students. Now let's start with the third step of financial statement, that is balance sheet. After ascertaining the net profit from the P&L account, balance sheet is prepared to know the financial position of the business. Means जब हम नेट प्रॉफिट पता कर लेते हैं तो उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और इसके लिए हम अपनी असेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करते हैं। और ऑल असेट्स हम असेट साइड में शो कराते हैं जो राइट हैंड साइड होती है, और लायबिलिटीज और कैपिटल ये लेफ्ट हैंड साइड में शो कराते हैं जो लायबिलिटी साइड होती है। फीचर्स क्या होते हैं बैलेंस शीट के लिए? ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, सो इट डज नॉट हैव डेबिट और क्रेडिट साइड। जो मैंने बताया था आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन में भी कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, लायबिलिटी और असेट साइड होती है। और टू और बाय वर्ड भी हम यहां पर यूज नहीं करते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि हम इसको एक स्पेसिफाइड डेट को प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आते हैं, नॉमिनल अकाउंट इसमें नहीं आते, मींस डेटर्स, क्रेडिटर्स और असेट्स वगैरह ये चीजें शो कराई जाती हैं। इट कंटेन ओनली दोज लेजर्स विच हैव नॉट बीन क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, मीन जो आइटम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में नहीं आए हैं उन आइटम्स को यहां पर शो कराया जाता है। और दोनों साइड का टोटल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है अगर आपने सारी प्रोसेस को सही तरीके से मेंटेन किया है तो। बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की शो करती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है बैलेंस शीट का कि ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन का जज करना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली किस टाइप की है। इट डिस्क्लोज द नेचर एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस असेट्स लाइक कैश, डेटर, स्टॉक एंड फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज इट डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ आउटसाइड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स एंड लोन, मीन्स हमारे ऊपर कितना लोन का अमाउंट है, कितनी हमें क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करना है। फोर्थ वन इज इट डिस्क्लोज वेदर द फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट, मीन्स हमारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, वेदर वी आर इन पोजीशन टू पे आवर डेप्ट ऑन टाइम और नॉट, यानी हम अपने पेमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिफ्थ वन इज इट डिस्क्लोज द कैपिटल ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मींस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो एंड ऑफ द ईयर हमारी निकल कर आई है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट वन इज ओपनिंग एंट्रीज आर पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, यानी नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो उस ईयर की ओपनिंग एंट्रीज को हम बैलेंस शीट की हेल्प से ही रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज ऑन एज एट मींस जिस डेट को आप बना रहे हैं यहां पे करेंगे। लायबिलिटी और असेट साइड होती है यहां पर। लायबिलिटीज में जो करंट लायबिलिटीज होती हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न इनकम है, ये शो कराएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं जैसे बैंक लोन है या कोई थर्ड पर्सन से आपने लोन ले रखा है जिसकी ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड की है। फिर कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है। कैपिटल लिखते हैं जिसमें अगर नेट प्रॉफिट हुआ है P&L अकाउंट से तो उसे ऐड करेंगे। ड्रॉइंग और इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस जो तीनों ही पर्सनल एक्सपेंस होते हैं ये माइनस किए जाएंगे और नेट वैल्यू बाहर शो कराई जाएगी। अब असेट साइड में ये आइटम्स आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आपको बताया था वहां पे भी आता है और यहां पर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल यानी इंटेंजिबल असेट्स ये भी शो कराई जाएंगी।
दोनों साइड का टोटल जब आप लगाएंगे तो ये इक्वल आएगा, यानी दोनों साइड आपकी मैच करेंगे, और मैच करेंगी तो मीन्स आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही मेथड के थ्रू प्रिपेयर किए हैं। अब कुछ होती हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट करना कोई श्योर नहीं होता, मीन्स ये हमें पे करनी है या नहीं करनी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे बिल डिस्काउंटेड हुआ लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, हमने किसी पर्सन की बैंक को गारंटी दे रखी है कि वो पर्सन लोन का पेमेंट कर देगा, अदरवाइज हम करेंगे, या कोई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है जो हमारे फेवर में भी आ सकता है और अगेंस्ट में भी, तो ऐसी लायबिलिटीज कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हम अपनी बुक में कहीं भी शो नहीं करते, बस ये फुट नोट की फॉर्म में बैलेंस शीट के नीचे अलग से शो कराई जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि असेट्स और लायबिलिटीज जो हम शो कराते हैं बैलेंस शीट में वो किस नेचर की होती हैं। अब देखिए, आप ये प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं कि टाइप्स ऑफ असेट्स में एक तो फिक्स असेट्स होती है। फिक्स असेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जो हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को ऑपरेट करने के पर्पज से परचेज करते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये सारी एसेट्स ये लॉन्ग टाइम तक बिजनेस में एग्जिस्ट रहती हैं। ये दो नेचर की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल आप जानते ही हैं कि ऐसी असेट्स जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो कंपनी जो हम जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी असेट्स टेंजिबल होती हैं, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सारी। और इंटेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। करंट असेट्स ऐसी करंट असेट जो सेम फाइनेंशियल ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या जिन्हें हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, वो करंट असेट्स कहलाती हैं, जैसे कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, ये सारी चीजें। लिक्विड असेट्स जो बहुत हाईली कन्वर्टेबल होती हैं कैश में, बहुत जल्दी, बहुत क्विक टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सारी चीजें लिक्विड असेट्स कहलाती हैं। नॉर्मली जितनी भी हमारी करंट असेट्स होती हैं उसमें स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ दें तो सारी करंट असेट्स ही लिक्विड असेट्स होती हैं। वास्टिंग असेट्स वो असेट्स होती हैं जो यूज के साथ साथ जिनका स्टोरेज और कॉस्ट कम होती चली जाती है, जैसे माइंस हैं, रिफाइनरीज हैं, ऑयल वेल्स हैं, ये सारी चीजें वास्टिंग असेट्स कहलाती हैं। जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन होगा इनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और नेक्स्ट है फिक्टिशियस असेट्स। ऐसी असेट्स होती हैं जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस में नहीं होती लेकिन हम उनको एसेट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ये हमारी फिक्टिशियस असेट्स होती हैं। अब लायबिलिटीज में कौन कौन सी कैटेगराइजेशन है? लायबिलिटीज में एक तो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती हैं, यानी जिनको पे करना कंपलसरी होता है, और इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनका पेमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है, यानी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड में आप उनको पे करेंगे, जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये सारी चीजें। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज या डेब्ट्स होते हैं जो आपको विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड सेटल करने होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनल लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जो ओनर से रिलेटेड होती है, जिसको पे करना का कोई बाउंडेशन नहीं होता, उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, जैसे कैपिटल है, प्रॉफिट है, ये सारी चीजें। और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो पे करना कोई श्योर नहीं होता, जो किसी दूसरी सिचुएशन पे डिपेंड होता है उनका पे होना, वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब देखिए, एक डिफरेंस है बेसिक कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को लेकर। ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने का मेन मोटिव होता है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना कि हमने जो प्रोसेस फॉलो की है वो एक्यूरेट है या नहीं है, जबकि बैलेंस शीट का मोटिव फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना होता है कि वेदर वी आर सॉल्वेंट और नॉट। नेक्स्ट है साइड, यहां पर डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, जबकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट साइड होती है। अब नेचर क्या होता है? जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों ही नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ रियल और
पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट होता है का जो ऑर्डर होता है वो लेजर के अकॉर्डिंग होता है। जिस सीक्वेंस में लेजर प्रिपेयर हो रहे होंगे उस सीक्वेंस में ही आप ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करेंगे, जबकि जो बैलेंस शीट का ऑर्डर होता है वो लिक्विडिटी या प्रीमिनेंस के बेसिस पर होता है। अब है कंपलसरी। अगर अकाउंटेंट को कोई डाउट है अकाउंटिंग एक्यूरेसी के लेकर तो वो उसे प्रिपेयर कर सकता है, कंपलसरी या बाउंडेशन नहीं होती, जबकि बैलेंस शीट कंपलसरीली प्रिपेयर करनी ही होती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। अब है प्रूफ। ट्रायल बैलेंस कोई वैलिड प्रूफ कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाता, जबकि बैलेंस शीट एक एक्सेप्टेबल प्रूफ होता है, आप इसे एविडेंस इसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जबकि बैलेंस शीट आप प्रॉफिट एंड लॉस इसमें काउंट किया जाता है, फाउंड हो जाता है। पीरियड। ट्रायल बैलेंस कभी भी प्रिपेयर हो सकता है जब आपको अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी को चेक करना हो, जबकि बैलेंस शीट हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही प्रिपेयर की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता, जबकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। और एडजस्टमेंट एंट्रीज कोई भी हो, कोई भी चीज जो छूट गई हो वो आप अपनी इस बुक में शो नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस में शो नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड। उस क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड दे रखा है 5400 रुपीज, डेटर 24,600 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, बैंक लोन 40,000, क्रेडिटर्स 26,500, BR 11,500, क्लोजिंग स्टॉक 28,500, कैश एट बैंक 10,000, कैपिटल 90,000, ड्रॉइंग 20,500, नेट प्रॉफिट 15,400 रुपीज, BP 8,600 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000। और हमको 31 मार्च 2010 वाले ईयर के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स का हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखी। अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंटेशन में ऐड किया है, उस प्रेजेंटेशन में से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा था कि 31 मार्च 2010 का है, तो हम यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010 और फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये हमारी असेट साइड है, ये अमाउंट वाला कॉलम है, और ये असेट साइड है, और ये अमाउंट वाला कॉलम। यानी इस तरीके से हमने ये एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले आइटम दे रखा है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होती है, तो ये असेट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5,400। ये अमाउंट वाले कॉलम में। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स भी असेट्स होते हैं क्योंकि अमाउंट इससे रिसीव होता है, तो डेटर्स को भी हम असेट्स में रखेंगे और उसकी वैल्यू है 24,600। नेक्स्ट आइटम है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। ये भी असेट साइड में आता है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो लैंड एंड बिल्डिंग, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 60,000, तो 60,000 हम इसको यहां से लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, मैंने आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन भी किया था। तो बैंक लोन हम यहां लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि ऊपर कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे। और बैंक लोन दे रखा है हमको 40,000 रुपीज का, तो 40,000 रुपीज यहां शो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स को भी हम यहां लिखेंगे लायबिलिटी साइड का। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 26,500 रुपीज, 26,500 रुपीज। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है क्योंकि इससे हमको अमाउंट रिसीव होगा, तो बिल्स रिसीवेबल, और इसकी वैल्यू दे रखी है 11,500 रुपीज। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। ये भी असेट्स मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए असेट्स है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 28,500 रुपीज।
नेक्स्ट आइटम इज कैश एट बैंक, ये भी हमारे लिए असेट्स है, तो कैश एट बैंक और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 10,000 रुपीज, ये यहां पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल, जो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आइटम लिखा जाता है और इसकी फिगर को हम अंदर की तरफ लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट होना बाकी है। 90,000 रुपीज की कैपिटल की वैल्यू थी। नेक्स्ट आइटम दे रखा है ड्राइंग, जो -1 नेट प्रॉफिट, मैंने बताया था नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है आपको 15,400, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,05,400। और जो ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है, ड्राइंग को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ड्राइंग की वैल्यू है 20,500, तो आप 1,05,000 में से 20,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा 84,900। क्लियर? अब नेक्स्ट आइटम है आपका बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो हम ये लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8,600, तो ये 8,600 आ जाएगा। और लास्ट आइटम है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये असेट्स होती है, तो ये यहां आ जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 20,000 रुपीज। अब आप एट लास्ट इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है। आप टोटल लगाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी साइड का, तो 1,60,000 ये आपका टोटल आएगा, 1,60,000 और 1,60,000 ही आपका असेट साइड का टोटल आएगा। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मींस आपको तीनों ही चीज प्रिपेयर करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, और वो भी 31 मार्च 2018-11 के लिए। और उस दिन क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी 18,000 रुपीज थी। क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000 रुपए का है। आइटम्स कौन कौन से गिवन है आपको? स्टॉक 16,000 रुपीज का, परचेज 55,000 रुपीज की, सेल्स रिटर्न जो सेल में से माइनस करेंगे 2,000, कैरेज 3,500, वेजेस 12,500, सैलरी 10,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,400, ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में काउंट नहीं किए जाते, ये P&L अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन हैंड जो असेट्स है 3,500, बिल्स रिसीवेबल जो ये भी असेट्स है 8,000 रुपीज, डेटर्स 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ड्राइंग 8,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,600 और रेंट एंड टैक्स 6,500 रुपीज। क्रेडिटर्स की क्रेडिट साइड में वैल्यू 20,000 रुपीज है। परचेज रिटर्न जो हम परचेज में से माइनस करेंगे 1,000 रुपीज, सेल्स 1,03,000, कमीशन 4,500। ये कमीशन क्योंकि क्रेडिट साइड में गिवन है तो मींस ये रिसीव हुआ है, यानी इनकम है जो P&L की क्रेडिट साइड में आएगी। कैपिटल 56,000, बिल्स पेबल 8,500 और बैंक लोन जो लायबिलिटी है 20,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमको तीनों ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका बोर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन पीपीटी पार्ट में एक्सप्लेन किया है कि इससे हमको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों ही चीज साथ में प्रिपेयर करनी है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से आइटम गिवन है। ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है, ये ट्रेडिंग और P&L का फॉर्मेट है और ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम था स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2010। स्टॉक मींस ओपनिंग स्टॉक, तो ये हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक और इसकी वैल्यू दे रखी है 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए, तो ये हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट आइटम इज परचेज, तो ये भी ट्रेडिंग में ही आता है, आपको फॉर्मेट याद हो। तो परचेज की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 55,000 और आप देख लीजिए एक बार, कोई परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दे रखी है क्रेडिट साइड में, तो 55,000 माइनस परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न की वैल्यू दे रखी है 1,000,
तो 1000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो नेट परचेज निकल कर आएगी 54,000 रुपीज की। नेक्स्ट आइटम है आपका सेल्स रिटर्न, जो सेल में से होगा कैरेज। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो कैरेज ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज की वैल्यू दे रखी है आपको 3,500, तो 3,500 हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट आइटम है वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी यहां लिखा जाएगा वेजेस, और वेजेस की वैल्यू दे रखी है आपको 12,500 रुपीज, तो 12,500। नेक्स्ट आइटम है सैलरी, ये P&L में आएगा, तो ये हम थोड़ी स्पेस छोड़कर P&L के लिए लिख देंगे। और देखिए कोई आइटम ऐसा है नहीं जो आपके ट्रेडिंग में आए, तो देखिए क्रेडिट साइड में क्या आता है सेल, तो हम इसे सेल लिखेंगे। सेल्स आपको क्रेडिट में दे रखी है, सेल की वैल्यू है 1,03,000, और इसमें डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न भी आपको दे रखा है, और वो इसमें से माइनस करेंगे 2,000 रुपीज का, तो ये 1,01,000 हो जाएगा। और क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग में देखिए बिल्कुल ऊपर, जब यहां पे इंट्रोडक्शन गिवन है वहां क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 18,000 का, तो आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे यहां पर 18,000। क्लियर? अब देखिए आप टोटल लगाकर बैलेंस निकालेंगे, टोटल आ रहा है 1,19,000, और 1,19,000 में से आप ये सारे एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 33,000 रुपीज, और ये हमारा क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, यानी P&L से प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस, और ये ग्रॉस प्रॉफिट इसी के नीचे यहां पर P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 33,000। अब हमें P&L इसी के नीचे प्रिपेयर करना है। P&L का पहला आइटम था सैलरी, तो सैलरी हम यहां लिख देंगे सैलरी, और सैलरी की वैल्यू दे रखी है आपको यहां पर 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज ये आ जाएगा। सैलरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपने फॉर्मेट में देखा होगा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू दे रखी है 3,400, तो ये यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस, कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेड एक्सपेंस आप ट्रेडिंग में मत लिख दीजिएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, P&L में आते हैं। 2,000 रुपीज के ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स होता है, तो हम इसे कैश इन हैंड को असेट साइड में लिख देंगे, और कैश इन हैंड की वैल्यू हमको दे रखी है 3,500 रुपीज, तो 3,500 रुपीज हम यहां लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल, ये भी असेट्स होता है, तो ये भी असेट साइड में ही लिखा जाएगा, और 8,000 रुपीज इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स भी हमारे लिए असेट्स होते हैं, डेटर्स की वैल्यू है 20,000, तो डेटर्स 22,000 रुपीज दे रखे हैं, ये हमने लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी असेट्स होती है, तो ये भी असेट साइड में आएगी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज हम लैंड एंड बिल्डिंग का लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ये भी असेट्स है, तो ये भी यहां पर आएगा प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 प्लांट एंड मशीनरी के। नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग, ये कैपिटल से एडजस्ट होनी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो ये भी असेट्स होता है, तो इसे भी हम यहां लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10,600 रुपीज, 10,600 रुपीज। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्स, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये यहां लिखा जाएगा रेंट एंड टैक्स, और इसकी वैल्यू है 6,500 रुपीज, 6,500। अब आप क्रेडिट में देखिए, पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर, ये लायबिलिटी होते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है 20,000, तो 20,000 हम अमाउंट वाले कॉलम में रखेंगे। नेक्स्ट परचेज रिटर्न हम हो चुका है, या माइनस कर चुके हैं परचेज रिटर्न को। नेक्स्ट वैल्यू है सेल, ये ट्रेडिंग में आ चुका है। नेक्स्ट है कमीशन, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में दे रखा है, मींस ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट साइड में आती है, तो बाय कमीशन क्रेडिट में देने का मतलब है कि ये रिसीव्ड है,
तो कमीशन की वैल्यू है 4500, तो ये 4500 हम यहां लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल, जो लायबिलिटी का सबसे पहला आइटम होता है। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है हमको 56,000, ये हम अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होने बाकी है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, तो ये बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो ये हम यहां लिख देंगे बिल्स पेबल, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8,500 रुपीज, 8,500। नेक्स्ट है बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी होती है, तो बैंक लोन हम यहां लिख देंगे, कितनी है बैंक लोन की वैल्यू 20,000, तो 20,000 बैंक लोन हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था क्लोजिंग स्टॉक ऐसी फिगर होती है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आती है और बैलेंस शीट की असेट साइड में भी शो करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप यहां डाल देंगे 18,000 रुपीज, जो आपका ट्रेडिंग में लिखा था। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, तो ये हो रहा है 37,500, और 37,500 रुपीज में से हमें ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो इसकी वैल्यू बचेगी 15,600, और ये हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, यानी कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखिए ये नेट प्रॉफिट यहां पर ऐड किया जाएगा 15,600 जो निकल कर आया था, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 71,600, और माइनस की जाएगी इसमें से ड्राइंग, जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको कितने की, ड्राइंग की वैल्यू दे रखी है 8,000 रुपीज की, तो 8,000 आप माइनस करेंगे तो 63,600 कैपिटल की हमारी नेट वैल्यू हो जाएगी 63,600 रुपीज। अब आप टोटल लगाएंगे तो इसकी जो टोटल की वैल्यू है वो इक्वल आएगी 1,12,100 रुपीज, 1,12,100। तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हमको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट साथ में प्रिपेयर करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।